चलिए बेटा एक्सरसाइज 10.1 में मैं आपको ये समझा चुका हूं। अगर एक लाइन हो, जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती तो स्लोप ऑफ लाइन, याद करो सब बच्चे, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई करती है। इसको हमेशा m से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर थीटा एंगल बनाए, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है तो ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसके साथ एंगल बनना चाहिए हमेशा। हमेशा एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही बने, एक्स एक्सिस के साथ ही बने और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बने, ठीक है। तो इसका स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा होगा और इसे m से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री होगी। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंटों से पास होती है, जैसे यहां लिख दिया मैंने x1, y1, बता चुका हूं ये फार्मूला कल। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या बताया था? स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। अरे ठीक है भाई, बेटा यहीं तक ही तो करवाया था, ठीक है ना। चलिए आगे। अरे बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहीं तक करवाया था ना। हाँ, एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2। तो इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी? y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। इतनी बात मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है जी। अच्छा, इतना काम करने के बाद दो बातें हो रही हैं। अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कैसी हो? पैरेलल हो। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल, बोथ लाइंस मेक सम एंगल दैट थीटा बनाता है, ये थीटा टू एंगल बनाता है, ठीक है। ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, ये एंगल थीटा वन बनाता, ये भी कितना बनाएगा? थीटा वन ही बनाएगा। याद करो दो लाइनें अगर पैरेलल हो, L एंड M, L इज पैरेलल टू M, L और M दोनों पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों लाइनें ना एक सेम एंगल बनाती है, थीटा वन बनाती, ये भी थीटा वन बनाएगी। अगर ये एंगल थीटा वन बनाती तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ लाइन L, Ln का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ऑफ थीटा वन, जिसको मैं क्या नाम दे दूंगा? m1। बेटा ये थीटा वन जो भी एंगल बनता है उसके साथ टेंजेंट लगा दें तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। एक सीधा सा फार्मूला याद कर सकते हो क्या तुम? अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा वन एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ऑफ थीटा वन, जिसको मैं m1 से रिप्रेजेंट करूंगा। ये लाइन एक्स एक्सिस, ये भी थीटा वन बनाता है, ऐसे ही तो स्लोप ऑफ लाइन m लाइन का स्लोप क्या होगा? वही टेंजेंट ऑफ थीटा टू, इसको क्या नाम दे दूंगा? m1। सॉरी, टेंजेंट ऑफ थीटा वन, टेंजेंट ऑफ थीटा वन, इसको भी क्या नाम दे दूंगा? m1। तो हम कह सकते हैं कि L लाइन का स्लोप और M लाइन का स्लोप दोनों कैसा आएगा? सेम आएगा। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होगा। अब ये बात याद रखनी है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है। आगे चल रहा हूं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और आती है, तो इससे क्या सीखने को मिला? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर आएगा, और किसी दो लाइनों का स्लोप बराबर है, किसी लाइनों का स्लोप क्या है? बराबर है, तो वो दोनों लाइनें 100% पैरेलल होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और भी है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो, दो लाइनें कैसी हो? परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? दोनों लाइनों के स्लोप के बीच में, चलो मैंने क्या करा, एक एक्स एक्सिस यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा जी, क्या करते हैं, एक लाइन जा रही है, देखो ऐसे, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कुछ एंगल बनाती है जिसका नाम है थीटा वन, ठीक है। एक लाइन और जा रही है, जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सुनो जी, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक एंगल बनाती है और लाइन एक एंगल बनाती है जो क्या है? थीटा टू एंगल।
ठीक है, लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाई जानी चाहिए भाई। ठीक है, पहली लाइन थीटा वन एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस है इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है। ऐसे ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका ये होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, दैट एंगल इज थीटा 2, बट दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये दो लाइन है, एक लाइन एल मान लेते हैं, दूसरी लाइन को एम मान लेते हैं। एल लाइन जो ना परपेंडिकुलर है इसके ऊपर एम के ऊपर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्लोप्स, इन दोनों की स्लोप्स बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए हम चेक करना चाहिए। चलो देख लेते हैं। That is exterior angle. This angle theta 2 is equal to 90 plus theta 1 लिख सकता हूँ। ये एंगल theta 2 एक ट्रायंगल बन गया, ये A B C ट्रायंगल नहीं बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर theta 2 जो एंगल है 90 plus theta 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल that is equal to sum of two opposite interior angle होता है। ठीक है, तो theta 2 इन दोनों के सम के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, theta 2 theta 1 इधर ले आओ is equal to 90, तो theta 2 minus का theta 1 is equal to 90 आ गया। अब दोनों तरफ taking tangent on the both sides, दोनों तरफ टेंजेंट ले लो। टेंजेंट दोनों तरफ क्यों ले लूं, इसका रीजन, क्योंकि किसी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट थीटा, क्योंकि थीटा के ऊपर टेंजेंट लग जाए तो स्लोप ऑफ लाइन निकल जाती है। ठीक है, तो टेंजेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं डायरेक्टली। बहुत आसान सा है, फार्मूला चेक करो, टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इनटू में टेंजेंट ऑफ बी, दैट इज टेंजेंट 90 डिग्री, इंफिनिटी मतलब 1/0। देखो टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद करवा रखा है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इनटू में टेंजेंट ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब 1/0। ठीक है, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी वैल्यू को दूसरी तरफ ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई, 0 इनटू दिस 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 इनटू में टेंजेंट ऑफ थीटा 1, इस पूरी वैल्यू को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करके दिया गया। तो यहां से क्या निकलेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा 2 इनटू में टेंजेंट ऑफ थीटा 1 इक्वल टू 1 इधर ले आओ -1। तो आपने क्या लगा दिया, टेंजेंट थीटा 2 का क्या मतलब है, टेंजेंट थीटा 2 का क्या मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बनाती है। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा 2, जिसको मैं नाम दे रहा हूं m2, क्या नाम दे दिया, m2। ये लाइन एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाती है थीटा 1, तो इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन l, इसको L लाइन कह दो, इस L लाइन का स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 1, जिसको मैं नाम दे देता हूं m1। ठीक है, तो इस लाइन के स्लोप को m1 कह दिया, इसको स्लोप को m2 कह दिया, इसका स्लोप को m1 कह दिया, m1 मतलब टेंजेंट थीटा 1। ये लाइन एक्स एक्सिस थीटा 1 एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप कैसे निकाल देते हैं, टेंजेंट थीटा 1, जिसको मैंने नाम दे दिया m1। इस लाइन का स्लोप, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस थीटा 2 एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2, दिस इज इक्वल टू m2, इसको नाम दे दिया m2। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे दो स्लोप हैं, इसलिए पहले वाले को m1 दूसरे वाले को m2 कह सकता हूँ। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा 2 इनटू टेंजेंट थीटा 1 दैट इज इक्वल टू -1, बट टेंजेंट ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू m2, दैट इज इक्वल टू m2, and this is equal to m1, तो m1 into m2 का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1। तो अब देखो ध्यान रखो, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसके स्लोप को क्या नाम दे रखा है, m1, इसका स्लोप का क्या नाम बेटा, इस लाइन का नाम तो l है, इस लाइन का नाम तो l है, इसका स्लोप के नाम को क्या नाम दे रखा है m1, इसके स्लोप को क्या दे रखा है m2। तो दोनों के स्लोप पता है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो, दोनों का स्लोप दे रखा हो, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। ये बात याद रखनी, आज से ये नया फार्मूला याद रख लो, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात छोटी सी थी, ये जो बात ध्यान रखनी जो बताई। चलो अब आगे चलते हैं, पैरेलल ये सब चीजें बता चुका हूं। एक्सरसाइज निकाल लो, 10.1 एक्सरसाइज। बेटा कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, 10.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन,
अच्छा एक छोटी सी बात है, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। आप जानते हो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, जैसे कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रखा है। ये लाइन एक्स एक्सिस क्या एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ठीक है। और थीटा के बारे में 0 से लेकर 180 डिग्री दे रखा है। अब थीटा अगर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। और अब मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? 0 से 180 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री, ये ओरिजिन, और ये पूरा 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 0 से 180 हो गया। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री से बड़ी हो बट लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ी बट लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ इक्वलिटी लगाना चाहो तो लगाओ, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो लाइन का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, तो लाइन का स्लोप जो टेंजेंट थीटा होगा हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। याद करिए ये बात। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो, अब 0 से 180 सॉरी 90 से 180, 90 से 180 ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो स्लोप ऑफ लाइन जो कि उसका स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी। तो मैंने यही बताया यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों की बात कर रहा हूं। तो थीटा अगर 0 से 180 मतलब 0 से 90 हो, मान लो थीटा 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो स्लोप भी कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर थीटा 90 से 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? इस केस में नेगेटिव आएगा। खत्म भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जल्दी से देखना बेटा। व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इफ इट्स स्लोप इज पॉजिटिव? कहता है इंक्लिनेशन क्या होता है? मान लीजिए ये जो थीटा है, दैट थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। याद करो सब बच्चे, दैट थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्लोप टेंजेंट ऑफ थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, दैट इज एंगल ऑफ जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। अच्छा, व्हाट कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? एक लाइन की इंक्लिनेशन के बारे में क्या कहोगे? व्हाट अबाउट इंक्लिनेशन? व्हाट अबाउट इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन का मतलब थीटा के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इसकी स्लोप, अगर लाइन की स्लोप ऑफ लाइन अगर पॉजिटिव आए, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं? अरे स्लोप ऑफ लाइन का मतलब टेंजेंट थीटा कैसा आए? पॉजिटिव आए। अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव तो थीटा की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि इस केस में थीटा लाई करना चाहिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस सीधी सी बात ये बताना था। अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई? अगर स्लोप ऑफ लाइन, जैसे पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट कहता है अगर स्लोप ऑफ लाइन क्या हो? नेगेटिव आ जाए बेटा। स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव आ जाए तो स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट थीटा खुद नेगेटिव आ जाए। स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव दे दे, स्लोप ऑफ लाइन क्या दे दे? नेगेटिव। लेकिन किसी लाइन का स्लोप को किस रिप्रेजेंट करते हैं? टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंजेंट थीटा अगर नेगेटिव आ जाए, और टेंजेंट थीटा नेगेटिव कहां पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा लाई करना चाहिए इसके अंदर इन सेकंड क्वाड्रेंट। बस छोटी सी बात थी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट अपने आप देखेंगे, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज गिवन बाय? अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं बेटा, आपकी बार इंक्लिनेशन दे दिया, क्या दे दिया? इंक्लिनेशन दे दिया जाए। इंक्लिनेशन का मतलब होता है, जब भी इंक्लिनेशन की बात करें तो वैल्यू ऑफ थीटा, इंक्लिनेशन दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए इंक्लिनेशन दे दिया, जैसे कि इंक्लिनेशन दे दिया 150 डिग्री,
150 डिग्री। आप ध्यान रखना थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 के बीच में लाई करती है, थीटा इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। थीटा की वैल्यू इंक्लिनेशन कहलाती है, तो थीटा की वैल्यू वही क्या है, इंक्लिनेशन कहलाती है। अब थीटा 150 डिग्री, तो बताओ स्लोप ऑफ लाइन क्या होनी चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन जो हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। इस केस के अंदर कैसे बनेगी, इस केस में ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, वो 150 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट आ जाएगा थीटा की वैल्यू 150 डिग्री डाल दो सीधा, 180 माइनस 30, भाई इसको सॉल्व करना आना चाहिए। थीटा की वैल्यू आपने 150 डिग्री डाल दी, सॉल्व कर लो, ये 180 को वही 90 से डिवाइड कर दिया, 2 गिवन नंबर, नो चेंज, टेंजेंट 30 डिग्री सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, ये तो तुम्हें आना चाहिए भाई, ये नहीं आता तो फिर दिक्कत है, ठीक है। दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन की स्लोप पूछी थी और कुछ नहीं, तो मतलब आपको थीटा दे रखा है, लाइन की स्लोप पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री किसमें डाल दो, टेंजेंट थीटा में डाल दो, सॉल्व कर लो, तो जो है वो लाइन की स्लोप होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का बेटा एक पार्ट बता दिया, बाकी पार्ट अपने आप करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज गिवन बाय। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन पूछा है, इंक्लिनेशन मतलब थीटा पूछा है, जबकि स्लोप ऑफ लाइन गिवन है आपकी बात, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू, जैसे कि पहले पार्ट बना लो, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1 दे रखा है, स्लोप ऑफ लाइन पूछ लिया, स्लोप ऑफ लाइन गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन कितना गिवन है बेटा, 1 के बराबर गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन अगर 1 हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अरे स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा, तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, बस इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालो, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। इसको लिख सकता हूं टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, जो भी हम वैल्यू लिख रखी है उसको टेंजेंट की फॉर्म में ही बनाना पड़ता है, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री, दैट इज द इंक्लिनेशन, दैट इज द इंक्लिनेशन वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान रखना थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी बट लेस देन इक्वल टू 180 होनी चाहिए, थीटा इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको इंक्लिनेशन पूछा है और लाइन का स्लोप गिवन है -1/√3। अच्छा थर्ड क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है, स्लोप ऑफ लाइन दे दिया, फाइंड इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब थीटा को निकालना है, ठीक है, जबकि स्लोप ऑफ लाइन ये रखिए -1/√3, -1/√3 गिवन है भाई, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन कितना गिवन है, -1/√3 गिवन है, ठीक है जी। तो आप बताओ इंक्लिनेशन थीटा क्या होगा, टेक्निक वही है, स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री √3 होता है। क्या ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये पूरी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और टेंजेंट नेगेटिव कब होता है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, हम चाहते हैं सेकंड क्वार्टर में जाए, क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वार्टर में, टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वार्टर में, तो इसको लिख सकता हूं टेंजेंट 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सेकंड क्वार्टर में जाना है। अब मैं सेकंड क्वार्टर में कैसे जाऊं, सेकंड क्वार्टर में जाने के दो ही तरीके हैं, सेकंड क्वार्टर में जाने के दो ही तरीके, या तो 90 प्लस कर दो या 180 माइनस कर दो, या तो 90 प्लस कर दो या 180 माइनस कर दो। मैंने 180 माइनस कर दिया, लेकिन 180 माइनस जब कर रहा हूं तो इसके साथ एंगल ये आना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। याद करो टेक्निक, 180 माइनस 30, 180 को 90 से डिवाइड करते थे, क्या आ गया 2, एक इवन नंबर है, इवन का मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब टेंजेंट एज इट इज, टेंजेंट 30 डिग्री 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वार्टर में टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस टेंजेंट 30 को टेंजेंट 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, माइनस टेंजेंट 30 को टेंजेंट 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर 150 डिग्री। देखो इससे जो ये बनाना सिखा रहा हूं ना,
ये तो बेटा आपको पहले से ही आता है, अगर नहीं आता तो बेटा फिर ये दिक्कत ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट है। अभी 1 मिनट रुकना भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है बेटा थर्ड तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन कितना आसान है, अरे सब बच्चे कर सकते हैं। एक लाइन दे दी, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए बेटा, जैसे कि दे दिया एक 4, -6, दूसरा पॉइंट का -2, -5। अरे तुम्हें याद नहीं है, एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दे दी जाए तो उसका स्लोप कैसे निकालते थे? अरे वो लिख रखा स्लोप ऑफ लाइन, 2 पॉइंट दे दी जाए तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। y2 में से y1 -6 मीटर से घटा दो, ये x2 मान लो, इसे y2 मान लो, इसे x1 मान लो, इसे y1, y2 में से घटा दो y1, -5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। x2 का मतलब -2, x2 में से घटा देते हैं, x2 में से घटा देते हैं, x1 मतलब 4, ये कितना आ गया, 6 से 5 जाएगा 1, ये आएगा -6, ये स्लोप आ गया -1/6। भाई खत्म, समझ गए? इतना आसान है, सब बच्चे जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन नंबर है भाई 5th, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बाय दिस एंड दिस इज 2। कहता है कि x की वैल्यू निकालो, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंटों को जोड़ रही है। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 5th में, एक लाइन 2 पॉइंटों को जोड़ रही है, 2,5, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x,3, बेटा इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन जोड़ रही है, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन जोड़ रही है, इसको a कह दे, इसको b कह दे, लाइन आप ऐसे बना सकते हो। और इसका स्लोप दे रखा है भाई 2 के बराबर, ठीक है। स्लोप ऑफ बेटा, स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना 2, बेटा इस लाइन का स्लोप बेटा 2 दे रखा है। तो इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, इसके ऊपर 2 पॉइंट भी दे रखे हैं। तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1। AB का स्लोप निकाल रहा हूँ, AB का स्लोप इस टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ, y2 - y1, x - 2, नीचे क्या है, x - 2 = 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, -2/x - 2 = 2। सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। बेटा ये स्लोप पहले से दे रखा था, इस AB लाइन का स्लोप पहले से दे रखा था 2, और इन दोनों पॉइंट यहाँ से फॉर्मूला आता ही है, y2 में से y1 घटाओ, y2 में से y1 घटाओ, फिर x2 में से x1 यानी कि x - 2, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। 5 सेकंड का टाइम है, समझ में नहीं आ रहा तो बता सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। एक लाइन का स्लोप निकालो जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। एक लाइन भाई बेटा, एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास होती है, एक लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लाइन 2 पॉइंटों से पास होती है। पहला पॉइंट दे रखा है 6,4, दूसरा पॉइंट दे रखा है बेटा, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन है 6,4 और 2,12। ये एक लाइन हो गई भाई जो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ती है, ये एक लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ती है, और एक लाइन ऐसी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका इस लाइन का स्लोप बताओ, जबकि इस ये लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास होती हो, तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए। इस लाइन के स्लोप को मैं m1 कह देता हूँ, इसके स्लोप को क्या कहता हूँ, m2 कह देता हूँ। अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया था वो याद होना चाहिए, ठीक है, वो ध्यान होना चाहिए। अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं, 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट बेटा -1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं m1 निकाल लूं। m1 क्या है, इस लाइन का स्लोप, इसके ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, ये x2 y2, तो y वाले में से y वाला 12 - का 4 अपन में 2 - का 6, तो m1 बराबर क्या है, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ क्या है माइनस का 4, ठीक है। आंसर कितना आ गया, -2। बेटा m1 कौन है, इस लाइन का स्लोप है। बेटा इस लाइन का स्लोप को क्या दे रखा है, m2। दोनों लाइन में परपेंडिकुलर है। इफ 2 लाइंस परपेंडिकुलर, इफ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट
दैट इज इक्वल टू -1 100% ये बात सच है। बेटा याद करो, थोड़ी देर पहले समझाया था ये फार्मूला। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। m1 की वैल्यू -2 है, m2 निकालना चाहता हूं इक्वल टू -1, ठीक है। m1 नहीं निकाल रखा, -2, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने पर जो m1 निकला है -2, ये इसको क्या दे रखा है, इसके स्लोप को क्या देता है, इस लाइन के स्लोप को m2 कह रखा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1, तो m2 बराबर कितना आया, -1 अपन में -2, तो m2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता है तो आप दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। एक लाइन का स्लोप अगर आपको पता है तो आप दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेवंथ क्वेश्चन प्रूव करके दिखाओ कि 3 पॉइंट्स जो ना कोलिनियर है, ए बी और सी। एक 3 पॉइंट दे रखे क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, ये 3 पॉइंट है। एक ए पॉइंट है क्या 2,3, बी पॉइंट दे रखा है हमें ये तो क्या बी 1,4, बी क्या पॉइंट है 1,4, सी पॉइंट गिवन है -3,8। तो प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर। सुनो, ऐसे 3 पॉइंट को कोलिनियर मैं पहले भी करके दिखा चुका हूं। ये 3 पॉइंट कोलिनियर बेटा मैं पहले भी करके दिखा चुका हूं। पता है कब दिखाए थे 3 पॉइंट कोलिनियर? ये 3 पॉइंट जो कोलिनियर हैं, रिवाइव एक्सरसाइज जो करवाई थी ना, उसमें भी 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाया था। उसके अंदर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से दिखाया था, अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर ना स्लोप की हेल्प से इसको प्रूव करना चाहेंगे, किसी लाइन के स्लोप की हेल्प से। सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लो। क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ ए बी। इस ए और बी दो पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, इसका स्लोप निकाल लो। y2 - y1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दिख, देखो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर ले रखे हैं। ये तीनों पॉइंट क्या ले लिए मैंने? एक लाइन पे ही ले रखे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मुझे प्रूव करना कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, लेकिन मैंने दिखा दी यहाँ पे कि तीनों पॉइंट लाइन पर, लेकिन प्रूव करना चाहेंगे हम इसको, ठीक है। तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2, 4 में 3 जाएगा 1, यहाँ कितना आ गया -1, आंसर कितना आ गया -1। अब दोबारा से निकालो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल BC का स्लोप निकालो बेटा, BC का स्लोप निकालो। कैसे? y2 - 1, 8 माइनस का 4, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 में से 1, -3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को, कितना आ गया 4/-4, दैट इज इक्वल टू -1। तो आप चेक कर सकते हो कि ए बी का स्लोप निकाला और BC का स्लोप निकाला, दोनों कैसा आया? सेम। ए बी का स्लोप निकाला वो -1 है, BC का स्लोप आया वो भी कितना आया -1, दोनों का स्लोप कैसा? सेम। तो इसका मतलब ये हुआ अगर दो लाइनें दी जाए, उन दोनों का स्लोप अगर सेम हो, दो लाइनों का स्लोप कैसा है? सेम हो, तो ये इंप्लाइज करता है कि ए बी लाइन जो है ना पैरेलल टू BC है। बेटा ए बी लाइन जो है ना, ए बी लाइन वो BC लाइन में क्या है? पैरेलल। इसका मतलब कंडीशन ऐसी बन गई, ये ए बी लाइन हो गई, इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे, ये ए बी लाइन हो गई, एक ये BC लाइन हो गई, ठीक है। ये ए बी है और ये क्या है? BC लाइन है। दोनों कैसे हैं बेटा? पैरेलल है। ए बी एंड BC बोथ आर पैरेलल। अगर दो लाइनों का स्लोप सेम हो, अगर दो लाइनों का स्लोप कैसा हो? सेम, दोनों लाइनें 100% पैरेलल होनी चाहिए। बट लेकिन इसमें एक बात, एक कंडीशन आ गई, बट हियर B इज कॉमन। B क्या कॉमन पॉइंट है इन द बोथ लाइंस। B इज ए कॉमन पॉइंट इन द बोथ लाइन। B जो ना एक कॉमन पॉइंट है। सोचो अगर दो लाइनें पैरेलल है, सुनो ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कॉमन है, मतलब एक पॉइंट जो इस पर है वही वाला पॉइंट इसके ऊपर भी है। अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर कभी ऐसा, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये दो लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, तो दोनों आपस में पैरेलल, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जो दोनों में कॉमन है, इसके ऊपर एक B पॉइंट है, इसके ऊपर भी B पॉइंट है, वो दोनों वो पॉइंट है सेम टू सेम, उसके कोऑर्डिनेट भी सेम। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे B 1,4 दे रखा है, ठीक है, तो B यहाँ पे क्या दे रखा है? 1,4। इधर जो B दे रखा है वो भी 1,4 है। अरे 1,4 जो है, 1,4 जो पॉइंट है वो अलग अलग पोजीशन को थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा, वो सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये दो लाइनें दे रखी तो होगा क्या? ये आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, क्योंकि B के ऊपर मिलेंगे आपस में, ऐसे B के ऊपर मिलेंगे। तो जैसे B पे मिलेंगे वो पैरेलल तो एक ही लाइन बन जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर B पॉइंट कॉमन है तो ये दोनों लाइनें कोइंसाइड हो जानी चाहिए, दोनों लाइनें कोइंसाइड हो जानी चाहिए। ये लाइन इसके अंदर ही मिल जाएगी और C पॉइंट इसके ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर B कॉमन है तो AB एंड BC लाइन
कोइंसाइड्स। तो ये लाइनें कोइंसाइड होनी चाहिए। ये तो लाइन कैसे जाएंगी बेटा, कोइंसाइड। अगर ये दोनों लाइनें कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड होगी मतलब एक लाइन बन गई। अगर एक लाइन बनेगी तो ए बी सी आर कोलिनियर। तो इसका मतलब हुआ ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर होना चाहिए। बस ये प्रूव करना है। तो ध्यान रखो, इसके अंदर ए बी का स्लोप निकाला, फिर बी सी का स्लोप निकाला, ए बी का स्लोप निकाला, फिर बी सी का स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप सेम आया। दोनों का स्लोप सेम है तो अगर दो लाइनों का स्लोप सेम आ जाए तो लाइनें 100% पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे ए बी और बी सी पैरेलल होनी चाहिए। बट बी पॉइंट ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन है। अब बी पॉइंट कॉमन होने का मतलब यही हुआ कि ए बी और बी सी लाइन को इंसाइड कर जाएंगी। मतलब को इंसाइड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगी, समाहित हो जाएंगी, ठीक है ना। वो एक ही लाइन बन जाएंगी, दो अलग अलग लाइनें एक ही लाइन बन जाएगी। जब वो दो लाइनें मिलकर एक लाइन बन जाएगी तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर होने चाहिए। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर दे तो किसी भी दो पॉइंट के एब्सिस स्लोप निकालो और वो बराबर रख दो। आठवां अपने आप करके देखना। नोवा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस आर पैरेलल। कहते इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करना। कहता इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली, कहता प्रूव दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये जो लाइन है ए पॉइंट 3,5 से पास होती है, एक बी पॉइंट दे रखा है 5,8 से पास होती है, सी पॉइंट दे रखा है 7,-1 से पास होती है, डी पॉइंट दे रखा है 5,-4 से पास होती है। अरे प्रूव कर दो कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ए बी लाइन इसका स्लोप निकाल लो, इसका भी स्लोप निकाल लो, अपने आप करो। अगर इन दोनों का स्लोप, अगर बेटा इन दोनों का स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। सीधी सी बात, अपने आप करिए, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है अगर दोनों लाइनों का स्लोप कैसा सेम तो लाइनें पैरेलल, लेकिन कह सकता भाई प्रूव करो कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। मान लो दो पॉइंट आपको इसको भी दे रखे हैं, एक सी पॉइंट दे रखा है, एक डी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। मान लेता हूं सी पॉइंट दे रखा हो, कुछ डी पॉइंट कुछ दे रखा हो। अब प्रूव करो कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। प्रूव करो कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्लोप निकाल लो। बेटा किसका स्लोप निकाल लो, ए बी का स्लोप निकाल लो, और फिर उसके बाद सी डी का स्लोप निकाल लो। ए बी और सी डी दोनों का स्लोप निकालो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करके देखेंगे -1 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट ये भी बेटा। तो देखो सुनो मेरी बात, 8वां क्वेश्चन और जो 9वां क्वेश्चन है ना, 8वां 9वां, पर मैं आपको बताऊं, सॉरी 9वां और 10वां, 9वां 10वां और 11वां, बेटा तीनों सेम टू सेम। मैं 11 में से एक या दो पार्ट करा दूंगा, काम खत्म भाई। इसका मतलब 9वां 10वां 11 तीनों हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पता क्या कहता है, 11th क्वेश्चन में कहता है, तीन पार्ट है 11th क्वेश्चन में। स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर ऑफ द टू। मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों दो लाइनें दे रखी हैं आपको, ठीक है। वो चेक करना है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर उनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि 11 का पॉइंट नंबर 1 है, मान लो एक ए पॉइंट दे रखा है, एक बी पॉइंट दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट है 2,2, बी के कोऑर्डिनेट है 5,6, एक सी डी दे रखा है, एक सी पॉइंट दे रखा है, एक डी पॉइंट दे रखा है। सी के कोऑर्डिनेट है 7,-4, डी के कोऑर्डिनेट है 1,4। तो आपको बताना कि ये ए बी और सी डी जो दो लाइनें दे रखी हैं, ए बी और सी डी, बेटा दो लाइनें जो दे रखी हैं, ये दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है। और या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो दो लाइनें पैरेलल तब होती जब दोनों का स्लोप सेम हो, और दो लाइनें परपेंडिकुलर तब होती जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए, ठीक है। ये बात ध्यान देंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। ए बी लाइन का स्लोप 6 - 2 अपन में 5 - 2 4/3, ठीक है। ऐसे ही स्लोप ऑफ ए बी के बाद सी डी का स्लोप निकाल लो। सी डी लाइन ये 4 में से 5, 2 में से 5, 1, 4 में से -4, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 में से 7, 1 - 7 आ जाएगा, 8 आ गया, यहाँ -6 कैंसिल करो, माइनस का 4/3, ठीक है। क्या आ गया, -4/3। क्या इन दोनों इसके स्लोप को m1 कह दो, इसके स्लोप को m2 कह दो। क्या m1 = m2 आया है? m1 और m2 के बराबर है भाई? नहीं है बराबर। तो इसका मतलब दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल।
नॉट पैरेलल, पैरेलल तो नहीं है। चलो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करके चेक करो, प्रोडक्ट कर दो। m1 कितना 4/3 और m2 कितना माइनस का 4/3। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर आ रहा है क्या? -1 के बराबर नहीं आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर भी नहीं आएगा। तो लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइन पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, अगर दोनों का स्लोप सेम होता, दोनों का स्लोप या तो सेम आएगा तो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल सेम नहीं आएगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। अगर -1 आता है तो परपेंडिकुलर, अगर ये भी नहीं आए और ये भी नहीं आए तो इसको हम क्या कहेंगे? ना तो लाइन परपेंडिकुलर ना ही पैरेलल। ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा था? 11th। तो 10.1 एक्सरसाइज में 11th क्वेश्चन बेटा कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 और देख लो। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, या टाइम पास कर रहे हो? आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? भाई बोलिए। अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है ये? ठीक है चलो। एक क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, फिर उसके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या कर क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो अरे टेक्निक पता होनी चाहिए क्या है। 13 तक कंप्लीट, फिर भी मैं 13 क्वेश्चन समझाऊं आपको। 13 क्वेश्चन में ये कहता है कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है 3, y 2, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ये हो गई। कहता है ये लाइन जो ना परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? टू द लाइन थ्रू द पॉइंट -1, 4 और 1, 8। कहता है एक लाइन which passes through the two points this and this which is perpendicular to the line which passes through the point -1, 4 and 1, 8। मतलब ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से जोड़ती है वो लाइन है ना परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। जो ये और ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है, ये दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। ये बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें बेटा परपेंडिकुलर है। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। इसको मान लेता हूं a पॉइंट, इसको मान लेता हूं b, इसको c, a, d। ये लाइन है बेटा, इसको ऐसे कर दिया करो, दोनों तरफ एरो निशान लगा दिया करो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लगा दिया करो। तो स्लोप ऑफ ab बेटा, ab लाइन का स्लोप निकाल लो, ये b है 7 - y 2 - 3 7 - y ये -1। ऐसे ही स्लोप ऑफ CD का स्लोप निकालो 8 - 4 y में से y वाला पॉइंट 1 में से -1 तो -1 + 1 बदल जाएगा 4/2 आंसर इज 2। ठीक है, लेकिन बट ये गिवन है कि AB और CD बोथ आर परपेंडिकुलर, बट AB इज परपेंडिकुलर टू CD, AB टू CD पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? इसके स्लोप को m1 कह दो, इसके स्लोप को m2। तो m1 का मल्टीप्लिकेशन m2 के साथ -1 लेना पड़ेगा। अगर लाइन में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे m1 की वैल्यू चेक करो 7 - y/-1 इनटू में इसका प्रोडक्ट किसके साथ? 2 के साथ, दैट इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लें और y की वैल्यू निकाल लें। ये आपका काम है, तो बस ये इसमें y निकालना था, ठीक है ना। इसी तरह से इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें लाइनें पैरेलल दे रखी हैं। अगर उसके अंदर लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, लाइनें पैरेलल दे रखी तो स्लोप को बराबर रख देना, उसमें ये छोटा सा काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ 14, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, आज 5 मिनट लेट चले जाना, कुछ नहीं होता। और एक चीज बता देता हूं भाई, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है ना, कभी आते हो फिर थोड़ी देर के लिए फिर चले जाते हो। मतलब ये क्लास में रेगुलरिटी के साथ बैठा करो। कई बच्चे जानबूझ के ऐसा करते हैं।
फिर क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है बेटा, ट्रायंगल दे रखा है। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट 0,4 इसका एक वर्टिसेस है, 1,2 इसका वर्टिसेस है और 3,3 इसका वर्टिसेस है। द प्रूव दैट these 3 vertices are the vertices of a right angle triangle। कहता है ये तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। अरे प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। अरे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, होता है नहीं होता? एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि दो साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। अरे राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और दो लाइनें परपेंडिकुलर दिखाने के लिए क्या करते हैं कि उन दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लो, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास तो 3 लाइनें यहाँ पर, ये ए पॉइंट मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक है जी, ये 3 लाइन हो गई। तो सबका स्लोप निकालो। चलो स्लोप ऑफ ए बी, बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। स्लोप ऑफ ए बी, y में से y वाला पॉइंट 4 - 2, 4 में से 2, 0 में से 1, 0 - 1, तो कितना आ गया आंसर? -2। ठीक है, ऐसे ही स्लोप ऑफ ए बी के बाद बी सी, ए बी के बाद बी सी का स्लोप 5 में से 1, 3 - 2, y2 में से y1, फिर x वाले पॉइंट 3 - 1, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 1, तो 1/2। ऐसे ही स्लोप ऑफ ए बी बी सी ऑफ ए सी, बेटा ए सी का स्लोप और निकालो, 3 - 4, y में से y वाला पॉइंट, y में से 3 - 0, कितना आ गया? -1/3। अब आपने ए बी का स्लोप निकाल लिया, बी सी का स्लोप निकाल लिया, सी का स्लोप निकाल लिया। अब सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। किस दो स्लोप का प्रोडक्ट करूं क्या आएगा? -1 आएगा। m1 इसको कह दो, इसको m2 कह दो, इसको m3 कह दो। अरे मैं ये पता लगाना चाहता हूं इन तीनों लाइनों ए बी बी सी और सी, जो 3 लाइन में से कौन सी 2 लाइनें परपेंडिकुलर है। अब 2 लाइनें कौन सी परपेंडिकुलर होती है? जिनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए। तो ए बी और बी सी का स्लोप चेक करो, ए बी का -2, बी सी का 1/2, तो m1 का m2 के साथ स्लोप निकाल लो। चलो m1 की वैल्यू कितनी? m1 की वैल्यू चेक करो, -2, और m2 की वैल्यू कितनी चेक करो? 1/2। ये कैंसिल, कितना आ गया? -1। तो इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया? -1। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी लाइन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बी सी पर। अब ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर हो, ए बी लाइन कहां पर है? ये रही ए बी लाइन, और बी सी लाइन ये रही, ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना, लेकिन किस पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल बना? बी पर। जो दोनों में कॉमन है, जो बी पॉइंट, उस पर ही 90 डिग्री बनेगा। तो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट द पॉइंट बी। ठीक है, तो मेरी तरफ से कंप्लीट आज के लिए इतना ही।